Welcome to yet another video on the topic you can see here: rigid body mechanics, statics of rigid body statics is going on. We are discussing mechanical equilibrium of a rigid body, and look, there are two parts of mechanical equilibrium of a rigid body. दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरे को बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मामला है कि अगर कोई बॉडी है आपके पास और आप उस बॉडी के मोशन को विजुअलाइज कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट 0 होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, और इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी का पहला कंडीशन भी बोला जाता है, या फिर इसको कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, राइट। दूसरा कंडीशन ये है कि उस पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस के टॉर्क होंगे, जिनको मैं अब एक्सटर्नल टॉर्क बोलूँगा, उन सब का रिजल्टेंट भी 0 होना चाहिए, एंड दिस इज नेसेसरी फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों कंडीशन तो हो गए, लेकिन इन दोनों कंडीशन में जो दूसरा कंडीशन है उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स किस किस्म की हैं, लाइक कि जहाँ तक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मामला है तो उसमें टॉर्क्स इन्वॉल्व होते हैं, टॉर्क्स इन्वॉल्व हैं, और टॉर्क्स का जहाँ तक मामला है तो टॉर्क एक ही फोर्स का टॉर्क डिफरेंट पॉइंट के अबाउट डिफरेंट होता है। दिस इज आर क्रॉस एफ टॉर्क। अगर आपको जानना है तो मैंने भी एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, इससे पहले का वीडियो है, यू कैन सी देयर। तो नेट टॉर्क 0 होगा, और टॉर्क चूंकि पोजीशन डिपेंडेंट होता है, किसी फोर्स का टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट दूसरा होगा, दूसरे पॉइंट के अबाउट दूसरा होगा, तीसरे पॉइंट के अबाउट तीसरा होगा। सो ये पोजीशन वेक्टर डिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो ये टॉर्क 0 है का क्या मामला है? टॉर्क 0 है तो किस पॉइंट के अबाउट 0 है, इन चीज़ों के बारे में दिमाग में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन का मैं जवाब एक देने की कोशिश करता हूँ। अब देखो कि अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मैंने कंडीशन पहले रख दिया कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मीन्स उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 है। और इस कंडीशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी टॉर्क्स का क्या मामला है, इस पर मैं फोकस करूंगा। एंड इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं ले लेता हूँ। सपोज दैट ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये उसका ओरिजिन है, और एक रिजिड बॉडी है, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, वो फिलहाल इनविजिबल है, मैं यहाँ शो करने नहीं जा रहा हूँ रिजिड बॉडी। उस रिजिड बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। उसमें से मैं सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को पिक करने वाला हूँ। तो एक पॉइंट है स्पेस में, इस पॉइंट का नाम कुछ नहीं है, इस पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर है। सपोज दैट इस पोजीशन वेक्टर को मैं R1 लिखूंगा, तो एक पोजीशन वेक्टर है, और इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स है किसी डायरेक्शन में, एक फोर्स है, इसका नाम F1 है। इसी तरह से और भी फोर्सेस हैं, लाइक कोई होगा इस 3D स्पेस में कहीं कोई F2 होगा जिसका पोजीशन वेक्टर R2 होगा, कोई F3 होगा फोर्स जिसका पोजीशन वेक्टर R2 होगा। तो इन सारे फोर्सेस का पॉइंटों के अबाउट जो हम टॉर्क लिखेंगे, वो टॉर्क मैथमेटिकली सिर्फ लिखना है, विजुअलाइजेशन कोई ज़रूरी नहीं है। R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 एंड लाइक दिस, इस किस्म से टॉर्क होगा पॉइंटों के अबाउट। अब क्या है कि आप ये जानना चाहेंगे, ये अब मैं एक दूसरी चीज़ फाइंड आउट करता हूँ, लेट देयर बी ए पॉइंट P इन स्पेस। एक कोई दूसरा पॉइंट भी है, इसका नाम P है,
और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, इसको मैंने RP लिख दिया। तो इस P के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है फोन का, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर होगा, R1 माइनस RP वेक्टर होगा, बिकॉज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर, सो दिस माइनस दिस इज, सो मैं बोलना चाहता हूँ कि R1 वेक्टर माइनस RP वेक्टर is the position vector of point of application of force F1 with respect to an arbitrary point P in space। अब मैं पॉइंट P के अबाउट इन सारे फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट करूंगा। और क्रॉस F होता है तो सिंपली मैं लिखूंगा P के रिस्पेक्ट में F1 का पोजीशन वेक्टर है R1 माइनस RP एंड क्रॉस F1, ये F1 का टॉर्क हो गया। F2 का टॉर्क सिमिलर मैनर में होगा R2 माइनस RP क्रॉस F2 एंड सो ऑन। अब इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इनको अगर सपोज दैट मैं सिंप्लीफाई करूं सेकंड वाली टर्म को, तो ये हमारे पास आता है कुछ इस टाइप से, इसको मैं लिख दूंगा R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस 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 माइनस RP को मैं कॉमन ले लिया RP वेक्टर को, तो दिस विल बिकम F1 प्लस F2 एंड प्लस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब बॉडी सिंस इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी सिंस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है ये जीरो है, और ये अगर जीरो है तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि टॉर्क अबाउट पॉइंट O और टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज सेम, ये दोनों के दोनों सेम है। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी एक पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा दूसरे पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क उतना ही होगा उस बॉडी पर। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का होने का मतलब कि उसका किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो स्पेस के रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स के अबाउट भी उसका टॉर्क जीरो होगा। दिस इज कि एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है तो स्पेस के बाकी पॉइंट्स के अबाउट भी टॉर्क जीरो होगा। सो हम लोगों को इस बात के लिए वरी नहीं करना है कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और उसके बाद अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि उस पर सारे एक्सटर्नल टॉर्क्स का सम जीरो है। किस पॉइंट के अबाउट? एनी पॉइंट इन स्पेस, किसी भी स्पेस के किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह आती है कि व्हाट इफ अगर वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, दैट मीन्स दिस थिंग इज नॉट जीरो, और ये जीरो नहीं है। तो एक काम करेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन बट क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या रोटेशन हो रहा है किसी किस्म का या नहीं हो रहा है? तो मैं ये मान लेता हूं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ट्रांसलेशन के लिए किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को रोटेशन इसके कॉन्सेप्ट में है, किसके सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में है कि उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को, अगर रोटेशन एब्सेंट है किसी किस्म का, तो उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम उसके सेंटर ऑफ मास पर लगता हुआ मान सकते हैं। इसका मतलब सारे फोर्सेस को अगर सेंटर ऑफ मास पर लगता हुआ मान सकते हैं तो ये सारे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, और ये सारे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है।
और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों किस्म के इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स, गिव यू सम एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स वो सारे के सारे वो ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो इन कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इनके साथ एसोसिएट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी, सैडल पॉइंट्स, इन सबको एसोसिएट कर सकते हो। बट मैं जिस पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ उसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं इंडिया में, वो इवन ओलंपियाड्स में वो भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उनके लिए कॉन्सेप्ट होता है जो वो ग्रेविटेशन में डील करते हैं। आई विल शो यू हियर इन थ्रू एन एग्जांपल जो कि बेहतर रहेगा। तो मैं करूँगा आगे नेक्स्ट वीडियोज़ का। काइंडली वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। कीप वॉचिंग। थैंक यू।